Very good morning to everyone. This is Shivajit presenting you in economics. Okay, so this is basically in economics and statistics. So फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि नोटिफाइड हुआ है कि सिलेबस बदल गया है। सिलेबस में क्या आया है कि आपका अगर 100 मार्क्स का आएगा तो वहाँ से 50% आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए हम बच्चों की मदद के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो हम एक एक करके चैप्टर देते रहेंगे, आप सबको मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, चैप्टर 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ योर बुक। ओके, सो ये स्पेशली स्कोर बूस्टर कोर्स है जो आपको आराम से 50 मार्क्स लाने में मदद करेगा। ठीक है, और these are the most probable questions we have done a lot of experiment and then we made those questions. Okay, so आप सबको ये दरखास्त है कि आप जितना सके ये शेयर कर सको ताकि आपके जैसा बाकी सब भी आराम से मिल जाए। ठीक है, अच्छा, सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, सो शायद आप सबके क्लास में हुआ होगा कॉस्ट का डेफिनेशन। कॉस्ट का मतलब क्या, किसी चीज़ का दाम। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कॉस्ट जब बोला जाता है तो वो एक्चुअली मीन क्या करता है, वो एक्चुअली मीन करता है प्रोडक्शन कॉस्ट। वो एक्चुअली क्या मीन करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे जाएंगे नहीं चैप्टर के डेफिनेशन में। अगर आप सबको चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, तब हम देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है तो हमें ये करना ज़रूरी है, तो हम ये आपका कवर कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू। नाउ एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू बाद में जाएंगे, पहले तो हमें समझना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। सो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट से आपको क्या समझ में, एक्सप्लिसिट क्या आपको ये समझ रहा होगा शायद कुछ ऐसा जो बाहर से आ रहा हो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बाहर से आ रहा है या फिर बाहर से जा रहा है। जैसे कि देखो किसी एक कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कोई सा भी हो, तो उससे मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर से सामान लाना पड़ता है। तो अगर बाहर से सामान लाएगा तो वो खर्चा, वो जो पैसा है वो बाहर दे के लाएगा ना। तो जो खर्चा वो बाहर दे के पैसा दे के लाता है वो सब क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू wages to the labor employed, fuel and power use, rent and interest incurred on production। यहाँ पे तो कौन सा होगा, ठीक है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वेजेस टू द लेबर एम्प्लॉयड। हाँ, वेजेस, हम बाहर से लेबर ला रहे हैं तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर यूज्ड। फ्यूल एंड पावर यूज का मतलब क्या है कि अगर हमको मशीन रन करना है तो हमें फ्यूल एंड पावर चाहिए, तो वो भी कहाँ जा रहा है, वो भी बाहर जा रहा है खर्चा। नेक्स्ट रेंट एंड इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। अब रेंट एंड इंटरेस्ट जैसे कि देखो, अगर पकड़ लो रेंट हम बाहर से किसी का मकान भाड़े पे ले रहे हैं या फिर किसी का कोई सा भी चीज़ अगर भाड़े पे ले रहे हैं या फिर किसी से हमने कैपिटल लोन पे लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो बाहर जा रहा है ना, ये सब खर्चा ये तो बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर बाहर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सब ऑल ऑफ देम होंगे, ये सब आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बाहर एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज। तो देखो हमने जैसे कि ये सबको जानना जरूरी हो जाता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट में सबसे एक्चुअल कॉस्ट कौन कौन सा होता है या फिर एक्चुअल खर्चा किसे कहते हैं हम, या फिर जो हम जैसे कि पकड़ लो मेरा एक कंपनी है और मैंने खर्चा किया, ये एक्चुअल कॉस्ट है, नहीं है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। अगर मेरा प्रोडक्शन सेंटर है और मैंने कुछ बनाया तो बनाते वक्त जो खर्चा होता है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट होता है। ठीक है, ना कि हमने जो पैसा दिया। ठीक है, हमने जो पैसा दिया वो तो कैपिटल आ जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे, जैसे कि देख लो हमारा जैसे पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल वी आर ओपनिंग ए बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब बिस्किट बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए जैसे कि लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, या फिर पकड़ लो जैसे कि व्हीट, तो और भी वो जो जितने भी फ्लेवर्स थे वो चाहिए तो हम बाहर से ला रहे हैं। ठीक है, सो वो एक्चुअल कॉस्ट है ना। प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं बिस्किट से, बिस्किट के लिए एक्चुअल क्या चाहिए, यही चाहिए ना सब, तो इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम है एक्चुअल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट का जस्ट उल्टा वाला है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि आप किसी बाहर वाले को नहीं दे रहे हो, आप अपने में, जैसे कि मैंने कैपिटल दिया मेरे कंपनी को, मैंने अपने कंपनी से इंटरेस्ट लिया। जैसे कि मेरा जमीन पे कोई कंपनी खराब किया है मैंने, जैसे कि मेरा एक बिजनेस है, जैसे कि मेरा प्रोडक्शन सेंटर है, तो मैंने क्या किया, मेरे ही कंपनी, मेरे ही प्रोडक्शन सेंटर मैंने क्या किया, वो मेरी जमीन पे एस्टेब्लिश किया।
सो अब जमीन से मैं रेंट ले रहा हूँ, उस कंपनी से प्रोडक्शन सेंटर से मैं रेंट ले रहा हूँ, क्या बोल के, मेरा लैंड बोल के, तो मेरे भी आ रहा है ना, नहीं बाहर तो नहीं दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से कौन सा होगा। सबसे पहले तो रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड ओन बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है वही ओन कर रहा है ये रेंट, और फिर से रेंट भी ले रहा है, तो क्या हुआ, खर्चा बाहर गया, नहीं गया, वो अपने आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू, मैंने कैपिटल दिया, उसके मैंने कैपिटल, मैंने प्रोडक्शन सेंटर है, मैंने उसमें कैपिटल लगाया, तो उस कैपिटल के अनुसार मैंने इंटरेस्ट भी लिया, तो मैंने बाहर दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ ना, वो मैं ही ले रहा हूँ ना, तो इसलिए ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। सो आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, सो नॉन ऑफ देम होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, बोथ ऑफ देम। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट हर तरह का कॉस्ट लेके होते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। जैसे कि इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे हो सकता है, मैंने खर्चा किया, मैंने अपना प्रोडक्शन सेंटर खोलने के लिए जो जो खर्चा किया वो भी खर्चा हुआ है ना, और प्रोडक्शन करने जैसे कि मैंने कैपिटल लगाया, तो कैपिटल में मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो ये भी एक खर्चा है प्रोडक्शन सेंटर के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं अपना ज़मीन देता हूँ रेंट के लिए, तो वो भी एक प्रोडक्शन सेंटर के लिए खर्चा है। अच्छा, दूसरा, अब मैं प्रोडक्शन करते वक्त जो जो सामान बाहर से लाया वो भी एक खर्चा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो हम खर्चा ले रहे हैं उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको चैप्टर में समझना है ये सब कुछ, हम तो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने के लिए आपको आए, ठीक है। और दिस आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, यहाँ पे आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि कुछ लंबा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने मशीन खरीदा है अपने इंडस्ट्री के लिए, सो मशीन बार बार हम खरीदेंगे नहीं, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑफन रेफर्ड एज, फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवेलेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट, यहाँ पे ऑल ऑफ देम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है। ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट कौन सा होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है जो जो चीज हमने बनाया है, जैसे कि पकड़ लो बिस्किट बना रहे हैं, तो उसके लिए मैदा चाहिए, लेवर चाहिए, कारण चाहिए, ठीक है, ये सब हो गया एक्चुअल कॉस्ट। अब उसके साथ साथ मशीनरी भी तो यूज हो रहा है ना, उसके साथ साथ एक्चुअल कॉस्ट तो वो हो गए, क्योंकि उनके बिना प्रोडक्शन होगा नहीं, मैदा के बिना प्रोडक्शन बिस्किट बनेगा नहीं, लेबर के बिना प्रोडक्शन बनेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना मशीन रन होगा नहीं, ये सब एक्चुअल कॉस्ट हो गए। पर यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट कौन सा है, मशीनरी चार्ज। जब हम मशीन का चार्ज इसमें डालते हैं, इस कॉस्ट के इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाता है ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। उन एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर जो कॉस्ट लगता है वो हो गया आपका ओवरहेड कॉस्ट, समझ में आया। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कभी आप, अगर आपका शॉर्ट रन अभी अभी नए बिजनेस खोले हो, तो आप कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसे आपको व्यवसाय, आपको बिजनेस खोलने का मेन कारण क्या है, आपको प्रॉफिट कमाना है ना कि लॉस करना है, लॉस नहीं करना है ना। तो लॉस नहीं करना है तो आप ये अवॉइड नहीं करोगे, जितने भी पैसा खर्च किया आप फिक्स्ड कॉस्ट में, वो चाहोगे कि किसी भी तरह वो फिर से मार्केट से ले लो। सो ये क्या हो गया, अवॉइड कर सकते हो नहीं ना, तो इसे भी अनअवॉइडेबल कॉस्ट कह सकते हैं हम। नेक्स्ट, ये क्या, इंडायरेक्ट कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इंडायरेक्ट कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट कैसे, एक्चुअल कॉस्ट हमने बोल दिया, उसके साथ साथ अब जब हम ये कॉस्ट लगाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी या हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर हर प्रोडक्शन सेक्टर अपना मशीनरी कॉस्ट चार्ज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसे इंडायरेक्ट कॉस्ट या फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, तो आपको यहाँ से चुनना है कौन सा एग्जाम्पल्स करेक्ट है या फिर कौन सा नहीं, ठीक है। नहीं वाला आपको चुनना नहीं है, आपको सिर्फ करेक्ट वाला चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस चार्जेस, तो एग्जाम्पल तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको समझना है मशीनरी, तो मशीनरी का सबसे आपको इंश्योरेंस करना ही पड़ता है, ठीक है। इंश्योरेंस करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, कभी कभी लोग 10 साल 5 साल 6 साल के लिए लोग इंश्योरेंस करके रख देते हैं, ताकि कभी अगर वेयर एंड टेयर हो मशीन्स का तो हमें फायदा मिल जाए, ठीक है। सो इंश्योरेंस चार्जेस क्या हो गया आपका, फिक्स्ड है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, सो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। अब परमानेंट एम्प्लॉइज आप उसे तो बिना तनख्वाह दे के रख नहीं सकते ना, उसे हमेशा तनख्वाह देना पड़ेगा,
तब आप क्या करोगे, तब उसे ये आपका फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स आपको हर साल देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो ये क्या होगा, ये भी फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर मशीन को चलाना है अच्छी तरह से तो आपको उसके लिए मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो उसका हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे हर ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, मैंने मशीनरी कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट जैसे कि उसे आप चेंज नहीं कर सकते 1 साल में या फिर 2 साल, या अगर आपका छोटा सा कंपनी तो आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, और शॉर्ट टर्म पे तो आप कर ही नहीं सकते। तो फिक्स कॉस्ट अगर आप चेंज नहीं कर सकते, कौन सा कॉस्ट चेंज कर सकते हो, वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट वो सब है जो आपका क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है आपका, जैसे कि लेबर बढ़ा रहे हो तो ये आपका वेरी कर रहा है ना, लेबर आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। हाँ, मैदा ला रहे हो जो बिस्कुट के लिए, वो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, कमा भी सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हो, या फिर कम चाहिए तो आप कम कर सकते हो। ये क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी कर रहा है, ठीक है। इसे हम पहले भी जान चुके हैं कि ये क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, ये अवॉइड किया जा सकता है, हाँ अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि हम लेबर एम्प्लॉय नहीं कर रहे, तो लेबर एम्प्लॉय नहीं करना है तो लेबर चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं लेगा। तो नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट, हाँ ये प्राइम कॉस्ट भी है, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है, सो आपका ऑल ऑफ देम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक्साइज टैक्स, वेरिएबल, हाँ जितना प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर टैक्स दोगे। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, हाँ रॉ मटेरियल जितना लाओगे उतना आपका देना पड़ेगा खर्चा। वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन, हाँ ये भी वेरी करता है, ठीक है। अब ज़्यादा वेयर एंड टेयर हुआ तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, कम वेयर एंड टेयर हुआ तो कम खर्चा होगा। तो ये तीनों आपका वेरिएबल टैक्स में आता है, तो ये आपका ऑल ऑफ देम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन आपको हमेशा मैं बोलता हूँ शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन एक ऐसा सिचुएशन है जब फर्म नया नया मार्केट पे आया है, ठीक है। तो उसका इतना सिचुएशन ऐसा नहीं रहता है कि वो अभी इन्वेस्ट किया है अगले ही दिन दूसरा इन्वेस्ट कर देगा, नहीं, उसके पास इतना ताकत नहीं रहता, क्योंकि अभी अभी मार्केट पे आया, उसे कंपटीशन फेस करना है, उसके अपना सामान बेचना है, उसको अपना सब कुछ ब्रांड बनाना है, सब कुछ है, बहुत सारा खर्चा होता है एक जब प्रोडक्शन सेंटर नया आता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट रन टोटल फिक्स कॉस्ट, सो इन शॉर्ट रन टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा रहता है, हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट, याद रखना टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप सबने अपना किताब में शायद देखे होंगे, उसका ग्राफ ऐसे बना रहता है, उसका ग्राफ ऐसे बना रहता है, टोटल फिक्स कॉस्ट और शॉर्ट रन में ऐसे, ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, ये ऐसे बना रहता है। सो एक बार जाके आपका ये देख लेना, ठीक है। सो इन शॉर्ट रन टोटल फिक्स कॉस्ट का विजिट हॉराइजेंटल, यहाँ पे क्या है, हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन, ओके। नेक्स्ट टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, सो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आप सबको याद रखना है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कौन सा, एक्चुअल कॉस्ट, सो एक्चुअल कॉस्ट प्लस सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन शॉर्ट रन द शेप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर एट डिफरेंट लेवल, आर डैश एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ, ये सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे देखा हमने पहले भी देखा था टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा पैरेलल रहता है, और ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। सो ये दोनों जब ऐड होंगे ना, उनके बीच में ये एक फिक्स चार्ज ऐड हो रहा है ना, एक फिक्स चार्ज, अगर पकड़ लो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट गया है 10 रुपये और टोटल फिक्स कॉस्ट और 5 रुपये होगा, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर से वेरिएबल कॉस्ट पकड़ लो बढ़ गया 12, तो यहाँ पे फिर से ये 5 से ऐड होगा ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया क्या 17। फिर से कितना चेंज हो रहा है, सेम चेंजेस हो रहे हैं ना, सेम चेंजेस 2 से चेंज हो रहा है, 2 से यहाँ के देखो 2 से वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हुआ 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से चेंज होगा। सो अगर सेम चेंजेस होते हैं तो उनका शेप भी सेम होगा, ठीक है, तो इनका शेप भी सेम होगा। नेक्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट का एग्जाम पे अगर आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूला भी सीखना जरूरी हो जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट कार्विज है, सो आपको किताब में कहीं पे लिखा होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कार्विज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये याद रखना, आने की आशंका ज्यादा है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कार्विज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज डैश शेप, हमने क्लास में बहुत बार पढ़ाया था कि कॉस्ट कर्व कभी डाउनवर्ड नहीं होता, हमेशा कॉस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, हमेशा कॉस्ट बढ़ता जाता है, कॉस्ट कभी नीचे नहीं आता है। तो कॉस्ट अगर बढ़ता जाता है तो क्या होगा, यू शेप होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, ये इन्वर्टेड यू शेप होगा, ये हमेशा यू शेप रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एमसी कर्व इज यू शेप बिकॉज, अब एमसी कर्व किस लिए यू शेप है, ठीक है, एमसी कर्व क्यों यू शेप है, एमसी कर्व पता है ना आपको, यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन से आपको एक आंसर मिल गया कि एमसी कर्व किस शेप का होता है, एमसी कर्व यू शेप का होता है। अब ये यू शेप का रीजन क्या है, किस लिए यू शेप होता है। तो एक देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पे हमने पढ़ा था जितना आप आउटपुट बढ़ाना, जितना आप खर्चा करोगे उतना आउटपुट बढ़ेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इन तीनों को मिला के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, एक समय जाके फार्म उतना मुनाफा नहीं देता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब अब फार्म लॉस होना सफर करता है, मीन नॉमिनल प्रॉफिट या फिर नॉमिनल प्रॉफिट से भी कम, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न मिल जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डू एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल एवर इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल एवर इंटरसेक्ट इच अदर, नो, क्योंकि अभी अभी देखा था हमने, देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐड हो रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो ये क्या होगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कर्व रीचेस द लोएस्ट पॉइंट अर्लियर, कौन सा ऐसा कर्व है जो सबसे पहला नीचे का मिनिमम पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट छूता है सबसे पहले, ये आपका हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ग्राफ देख लेना, ग्राफ से याद होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप सबको बता देना चाहता हूँ, पता नहीं आप सब कैसे पढ़ रहे हो, पर हमेशा इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हो ना, डायग्राम, डेफिनेशंस, ये सब अगर आसानी से पढ़ते हो ना, उसके साथ हर कोई चीज रिलेट करते हो ना, तो आपको बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सब कुछ आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे से दरखास्त है कि इकोनॉमिक्स लाइटली मत ले, इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसे रट्टा भी नहीं मारते हो फिर भी आप एग्जाम पे जाके लिख सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे आपको डायग्राम पे भी हाफ 1 मार्क दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप डायग्राम ही एक्सप्लेन करते हो तो आपको दूसरा मार्क मिल जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग पेपर है, या बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में ये बिठा देते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, नहीं ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग, आर्ट्स में अगर कोई इजी सब्जेक्ट हो तो वो इकोनॉमिक्स से पहले आता है इंग्लिश, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये स्कोरिंग पेपर, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता, ना कि आपको याद रहना, तो ब्रेन पे भी प्रेशर नहीं है, आपको कहीं भी प्रेशर। तो नेक्स्ट, तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपकी किताब में दिया गया है, तो मैंने सोचा कि ये भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि वन टोटल कॉस्ट राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमसी डिक्रीजेस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम पे भी 2 मार्क 3 मार्क आ जाते हैं कि राइट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो आप तक आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एमसी इज एट मिनिमम पॉइंट व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ डिमिनिशिंग, एमसी कब मिनिमम पॉइंट जाता है, जब टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग हो जाता है, ठीक है। स्टॉप्स डिमिनिशिंग, क्या होता है, स्टॉप्स डिमिनिशिंग, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, when total cost rises at an increasing rate, तब MC क्या होता है, जब total cost rise होता है at an increasing rate, तब MC भी increase होता है, ठीक है। नेक्स्ट 22, तो 22 क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, MC इक्वल, तो मैंने बोला पहले कि फॉर्मूला आ सकता है क्योंकि आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो दे भी सकता है। तो MC इक्वल टू आपको ये पता रखना है, MC इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, याद रखना है, ठीक है। दूसरा भी फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का, MC इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth टर्म्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अभी फिर से एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने पहले बोल दिया था, अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या देख लेते हैं, रिलेशन क्या होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता जाता है या फिर कमता जाता है उधर इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाएगा, याद रखना, जितना आपका आउटपुट बढ़ेगा उतना आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो ना, शॉर्ट रन पे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज इंक्लूड करना पड़ता है, पर लॉन्ग रन पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट कभी दिखाई देता है नहीं, लॉन्ग रन पे आपको कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो डिफरेंस है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना उनका खर्चा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो आपका रिलेशन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये टर्म्स आपको याद रखना है। एबीसी मतलब क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एमसी का मतलब है क्या, मार्जिनल कॉस्ट।
सो एन एबीसी इज फॉलिंग, जब वेरिएबल कॉस्ट फॉल होता जाएगा तब एमसी क्या होगा, एमसी इज ऑलवेज लेस देन एबीसी। जब एबीसी फॉल होना शुरू हो जाएगा तब एमसी उससे ज्यादा फॉल होगा, ठीक है, इसलिए एमसी इज लेस देन एबीसी। और एबीसी इज एट इज लोएस्ट पॉइंट, जब एबीसी सबसे लोएस्ट पॉइंट जाएगा तब क्या हो जाएगा, एमसी इज इक्वल टू एबीसी, याद रखना। और हमने पहले भी पढ़ा था एबीसी सबसे पहले मिनिमम पॉइंट छोड़ता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन पहले छोड़ता है, टच कौन करता है, एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी याद रखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लोएस्ट पॉइंट जब जाता है तब एमसी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हेन एबीसी इज राइजिंग, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज होगा तब एमसी उससे ज्यादा राइज होता है, ठीक है, तो याद रखना एबीसी इज राइजिंग देन एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी। नेक्स्ट, एट मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट का एफसी इज इक्वल टू एमसी, अभी मिला था, देखो एबीसी इट इज लोएस्ट पॉइंट देन एमसी इज इक्वल टू एबीसी। तो सिमिलरली एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कार्ड एसी इज इक्वल टू एमसी, ठीक है, सेम ही है, सिर्फ नाम बदलना है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार बच्चे लोगों को कि डायग्राम देखो, क्योंकि डायग्राम अगर आप देखते हो तो वही से आपको 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, short-run average cost and short-run marginal cost are U-shaped because of the law of increasing and diminishing returns to the variable factor. तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किस लिए यू शेप है, क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करते हैं। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अगर एक साथ हम ले ले तो उसका क्या नाम होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। किसका नाम क्या नाम होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आर गवर्न्ड बाय द बिहेवियर ऑफ, कौन सा लॉ इन दोनों चीजों को गवर्न करता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आपको मिल जाएगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जितना आप आउटपुट बढ़ना चाहते हो उतना आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल बात। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आर गवर्न्ड बाय द बिहेवियर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सो अगर आप सबको किसी भी ऑप्शन पे कंफ्यूजन है तो आप बार बार ये वीडियो देख सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मैं आपका ये डाउट आइडेंटिफिकली क्लियर करना चाहूँगा। और आप सबका ये आपका चैप्टर 6 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हो गया। अगले से आपका ये सब मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 1-2 तो रहेगा ही यहाँ से। तो आपको ये सब कंप्लीट रिविजन रखना है। आपको अगर चाहो तो आप मेरे चैनल पे आके ये वीडियो बार बार देख सकते हो, रिवीजन रख सकते हो, या फिर आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। जाने से पहले यही एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सब जितना देखो, मैं जितना आप सबके स्कोर को इंक्रीज करना कोशिश कर रहा हूँ, आप भी एक कोशिश कीजिएगा कि आप सबके बीच, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम पे जाके ऐसा हुआ कि एग्जाम देने के बाद आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो यहाँ पे था ही, तो मैंने क्यों नहीं देखा, तो ये मत करो, ठीक है। और जितना चाहो उतना, जितना कर सकते हो उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट पे लिखो अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं, अगर अच्छा भी हुआ तो वो भी लिखो, बुरा भी हुआ तो वो भी लिखो। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।